नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र यादव। आप देख रहे हैं रसायन गंगा का यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपको अपने इस प्यारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये सेशन चल रहा है और आज ये लास्ट टॉपिक रहेगी ये। इसके पहले हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक और उसके पहले ये फ्री रेडिकल रिएक्शन पढ़ लिया था, जो कि सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही आता था। तो आज की ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखना है क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें मुख्य रूप से इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो बेंजीन के साथ कहीं कहीं होती हैं। जैसे ये है, यहाँ पर समझेंगे कि जो ये बेंजीन होता है, ये बेंजीन को और अगर डिटेल करें तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे ये हो गया, यहाँ पर हर जगह पर, सभी जगहों पर ये हाइड्रोजन पर जितने कार्बन इसके होते हैं सभी जगहों पर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। लिखना चाहें तो ये भी इसका प्रारूप है लिखने का। इस प्रकार से आप रिंग लगा दीजिए, सब जगह पर हाइड्रोजन, यहाँ पर सारे जगहों पर हाइड्रोजन, या आप ऐसे कर दीजिए, ये बेंजीन ही कहा जाएगा। जितने भी आपको रूप दिखाई दे रहे हैं ये सब बेंजीन है। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं C6H6, बात वही होगी। लेकिन अब हम आपको इस रूप में या इस रूप में इसलिए दिखाते हैं ताकि जो इसके अंदर हाइड्रोजन छिपा हुआ है वो कम से कम दिखाई दे। ये आपको जानकारी रहे कि इस जो बेंजीन दिखाई दे रहा है इसके प्रत्येक कोने पर, 6 कोने पर एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, कोई इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव नेचर्ड का हो ये जा करके इस हाइड्रोजन को गायब कर देता है। किसी हाइड्रोजन को, जो 6 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे पूरे पैनल पर बिछे हुए हैं, ये किसी भी हाइड्रोजन को यदि आपको हटाना है तो उसके लिए यदि इलेक्ट्रोफाइल का प्रयोग करते हैं, जैसे ई का प्रयोग करें, यहाँ पर ऐसा करने के लिए हम एग्जाम्पल, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल है वो यहाँ पर रख देते हैं। सपोज कीजिए कोई NO2 इलेक्ट्रोफाइल था, कोई Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल था, कोई CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल था। ये कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो और इसी हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दे। जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। हमने गोला लगा दिया, आपको पहले ही बता दिया कि बेंजीन को इस प्रकार से दिखा सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और यदि ये हाइड्रोजन गायब होता है तो उसके स्थान पर कोई इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप जुड़ जाता है। NO2 जुड़ गया, Cl जुड़ गया, CH3 जुड़ गया। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती हैं। गाइज थोड़ा सा केवल आपको ध्यान देना है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक में आपने देखा था, हमने एग्जाम्पल लिया था RX का, आप कोई एग्जाम्पल लिए थे न्यूक्लियोफाइल में NU का। यहाँ से ये NU अटैच हुआ था और X जो है ये गायब हुआ था। तो आपको पता चला था ये कि ये RNU बना था और प्लस ये X ये बाहर निकल गया था। तो इस प्रकार का जो कंपाउंड होता था वो कहलाता था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का प्रोडक्ट था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट था। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक प्रोडक्ट बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे इसके पहले जो आपने देखा था फ्री रेडिकल में आपको एग्जाम्पल हमने दिया था CH3H का, यानी कह सकते हैं CH4 का एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पर Cl2 था, या इसको आपने Cl किया था, ये Cl यहाँ पर आकर के अटैच हुआ था और बनाया था CH3Cl प्लस HCl। फ्री रेडिकल के केस में जब कोई फ्री रेडिकल्स इस हाइड्रोकार्बन से अटैच करता और हाइड्रोजन को रिमूव कर देता था, रिप्लेस कर देता था, ये अपने स्थान पर किसी दूसरे को आने देता था और ये हट करके किसी दूसरे पर चला जाता था। वैसे रिप्लेस और प्लेस या कह सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो ये दोनों आप पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पर जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था तो कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ा था, जब यहाँ पर फ्री रेडिकल्स था तो कोई फ्री रेडिकल्स जुड़ा था, हाइड्रोजन गायब हो गया था, यहाँ से X गायब हुआ था। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है,
बस केवल ये जो पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लेस जो न्यूक्लियोफाइल का था या फिर रेडिकल्स का था, ये हट करके अब वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव होगा, तो कोई इस प्रकार का प्रोडक्ट देगा जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैचेशन दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार की अपक्रिया जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन कहलाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आज का ये क्लास थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। लॉन्ग इसलिए भी होगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लेकर के हम चलेंगे, ताकि आपको एक बेहतर ढंग से ये समझ में आ जाए, एग्जाम्पल भी तैयार हो जाए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, उनको देखते हैं। नाइट्रेशन भी हो गया, हेलोजिनेशन भी होगा, लेकिन एरीन का, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं ज़्यादातर एरीन में होते हैं। मतलब जहाँ पर बेंजीन रिंग की बात हो, यहाँ पर इस प्रकार की अपक्रियाएँ पाई जाती हैं। जैसे हम एक रिएक्शन की बात करें, एक एग्जाम्पल इसको लेते हैं, ये बेंजीन जिसको आप एरीन भी कह सकते हैं, इस एरीन पर हम क्रिया कराने वाले हैं कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4। आज हम इसका मैकेनिज्म भी देंगे। कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4, ये दोनों जब ये कह सकते हैं इसकी उपस्थिति होगी, अभी उपस्थिति भी आपको समझ में आएगी, तो ये जा करके यहीं से बनता है कोई इलेक्ट्रोफाइल और ये तैयार कर देता है NO2। अभी आपको समझ में आएगा ये NO2 कैसे बनता है, उसके लिए सारी प्रक्रिया बताएंगे। अभी के लिए आप इतना जानेंगे कि यह एक NO2 जो दिखाई दे रहा है वास्तव में ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन न्यूक्लियस से अटैच करता है और हाइड्रोजन वहाँ से गायब होता है। ऐसी दशा में जो दूसरा वाला प्रोडक्ट बनता है वो H2O बनता है, इसका कोई रोल नहीं है। ये जो बना हुआ प्रोडक्ट है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट कहलाता है और इस अपक्रिया को हम नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन अपक्रिया भी कहते हैं। अच्छा, ये पहली अपक्रिया हो गई। दूसरी अपक्रिया की अगर बात करें तो यहाँ पर बेंजीन रिंग ले लीजिए, एक बेंजीन है। ये बेंजीन की अपक्रिया हम क्लोरीन के साथ करा दें, Cl2 के साथ, और इस बात का ध्यान रहे हम कोई एनहाइड्रस Al3 ले लेते, AlCl3, ये लुईस एसिड का भी कार्य करता है। ये जो Cl दिखाई दे रहा है, ये Cl एक चलाता है, इसके पास बन जाता है इसके लिए AlCl4 1 नेगेटिव, और यहाँ से जब Cl3 होगा तो जा करके बेंजीन नाभिक से जुड़ेगा और बनाएगा प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर ये जुड़ गया Cl प्लस ये कह सकते हैं HCl, और इस प्रकार से जो बना कंपाउंड होगा वो भी यही इसी प्रकार से होगा, और ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। दूसरा और ये तीसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा अब तक क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर ये Cl एक प्लस होगा और एक Cl ये माइनस होगा। बहुत ही रोचक एग्जाम्पल है कि अब ये प्लस जो है ये इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करेगा और माइनस ये न्यूक्लियोफाइल कार्य करेगा। वहाँ जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, जैसे यहाँ पर जाकर के अटैच करेगा। तो आफ्टर सम टाइम जैसे यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है तुरंत ये उसके साथ अटैच करके बना लेता है Cl। ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, लेकिन अभी ये बिना कह सकते हैं मैकेनिज्म के रिएक्शन बताए जा रहे हैं। 2 हो गया। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो सल्फोनेशन भी हो सकता है, जैसे ये दिया गया, और अब क्रिया आप करा दीजिए H2SO4 की, कंसंट्रेट फॉर्म में रख करके H2SO4 की अब क्रिया कराएंगे तो ये देगा सल्फोनिक एसिड, लेकिन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ कर सकते हैं SO3H, ये हो जाएगा प्लस H2O। अब यहाँ पर जो SO3H देख रहे हैं ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल ही है। जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल था, यहाँ पर NO2 जो हिस्सा था वो भी इलेक्ट्रोफाइल था जिसको हमने यहाँ लिया, ये भी इलेक्ट्रोफाइल ही अटैच किया हुआ है इसके साथ। तो
उसी प्रकार से SO3H भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल है। अच्छा, इतना करने के बाद ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। वहाँ पर भी इस प्रकार की अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लें हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की, हम लिख देते हैं यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ पर जब कोई एसिल समूह ई पॉजिटिव यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता हो, वह भी बेंजीन नाभिक से जुड़ेगा और हाइड्रोजन को वहाँ से रिमूव कर देता है। जैसे देखेंगे ये एग्जाम्पल है, ये है कोई बेंजीन और इस बेंजीन पर अभिक्रिया हम CO CH3CO Cl के साथ करा दें, ये एसिलीकरण हो गया। और ये रखते हैं एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस फॉर्म में होगा। और यहाँ का ये इतना हिस्सा CH3CO जा करके जुड़ेगा, ये काम करेगा ई पॉजिटिव का यानी इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करेगा। Cl इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, बनाएगा HCl। आप ऐसा कह सकते हैं गिफ्ट आउट करके, ये हो गया। यहाँ पर COCH3 प्लस ये HCl, इसका नाम होगा एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन होगा। यह है आपका एसिटिल क्लोराइड हो सकता है। यहाँ पर यह एसिटिल क्लोराइड में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का कार्य इतना वाला हिस्सा करेगा, ये हिस्सा, बाकी यही जुड़ करके यहाँ पर देगा ये एसिटोफिनोन। और भी एग्जाम्पल हैं फ्रीडल क्राफ्ट के, जैसे ये एस्टिक एनहाइड्राइड ले लिया जाए, इसी बेंजीन में ये बेंजीन है और एस्टिक एनहाइड्राइड ले लिया जाए CH3CO का होल ट्वाइस CO, ये है आपका एस्टिक एनहाइड्राइड। एस्टिक एनहाइड्राइड, और यहाँ पर जो एनहाइड्रस फॉर्म में होता है, एस्टिक एनहाइड्रस फॉर्म में जो होता है, यही कार्य करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। यहाँ पर भी लिख लीजिए एनहाइड्रस AlCl3 और ये जा करके बनेगा COCH3 यहाँ पर, और एक हिस्सा जो इसका बचा है COCH3 का बनाएगा CH3COOH, यानी बनाएगा ये एस्टिक एसिड। तो यहाँ पर देख रहे हैं इतने एग्जाम्पल्स लिखे, और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आप इसी के बेसिस पर समझ सकते हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। जैसे देखिए यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन के साथ हम क्रिया करा रहे हैं HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 में। तो यहाँ का जो NO2 पार्ट होता है वही इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है। ये जुड़ेगा इस बेंजीन रिंग के साथ, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। जैसे हाइड्रोजन रिमूव होगा तुरंत ये सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा, और वहीं पर जहाँ से रिमूव होता है हाइड्रोजन, वहाँ पर NO2 जाकर के जुड़ जाता है। दूसरे वाले रिएक्शन में देख रहे हैं Cl2, हमने आपको भी बताया था, एक Cl प्लस का कार्य करेगा और एक Cl माइनस का कार्य करेगा। हमको प्लस की ज़रूरत है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। हाइड्रोजन रिमूव होगा, Cl पॉजिटिव जुड़ेगा और बनेगा ये क्लोरोबेंजीन HCl। ये क्लोरोबेंजीन जैसे ही बनेगा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कहलाएगा। तीसरे एग्जाम्पल में देख रहे हैं ये H2SO4 कंसनट्रेट फॉर्म में है, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं एनहाइड्रेट HCl3, हमने नहीं लिखा है।
तो ये जब इसके साथ क्रिया करेगा तो SO3H एक इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करेगा, जुड़ जाएगा इसके साथ, हाइड्रोजन रिमूव होगा, H2O का फॉर्मेशन करेगा। तीसरा हमने लिया बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जैसे एसाइलेशन भी है, एसाइलेशन। यहाँ पर CH3CO ये इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है और यही जा करके हाइड्रोजन को रिमूव करके जुड़ जाता है, बनाता है एसिटोफिनोन नामक कंपाउंड। अगले एग्जाम्पल में ये एस्टिक एनहाइड्राइड लेते हैं। अब एस्टिक एनहाइड्राइड का जो एनहाइड्रस पार्ट होता है, यहाँ पर देख रहे हैं जैसे एसिटोफिनोन, ये फिर बनेगा एसिटोफिनोन। बाकी जो शेष हिस्सा बचता है वो CH3COOH, क्योंकि यहाँ से एक H इसको मिल जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए जो H प्राप्त हुआ ये जहाँ से ये जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ से जुड़ा हुआ है COCH3, यहीं से हाइड्रोजन भी विस्थापित हुआ है, ये जा करके जुड़ जाता है ये CH3COOH। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वही कहलाती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गाइज हमेशा इस बात का ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये जो देख रहे हैं E पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करते हैं, अटैकिंग रेजेंट के रूप में केवल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम इसके मैकेनिज्म में बताएंगे ये शुरू से लेकर के अंत तक अभिक्रियाएं होती कैसे हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट में ये जानना जरूरी है कि आखिरकार ये अभिक्रियाएं संपन्न कैसे होती हैं। तो किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने की जानकारी आप उसके मैकेनिज्म से जान सकते हैं, इससे पहले कुछ नहीं। मैकेनिज्म में जानिए वो कितने स्टेप हैं, जैसे अभी हम एग्जांपल ले, ये कंसंट्रेट HNO3 और प्लस कंसंट्रेट H2SO4, ये दोनों कैसे क्रिया करते हैं, यहाँ पर NO2 जाकर के जुड़ जाता है। तो ये सारी जानकारी हमको मैकेनिज्म से मिलती हैं और मैकेनिज्म में स्टेप होते हैं, स्टेप के अंदर सब स्टेप होते हैं, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण स्टेप हैं जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। यहाँ पर 3 मुख्य रूप से स्टेप है, उन तीनों की हम चर्चा करेंगे। देखिएगा वो कौन 3 प्रमुख स्टेप हैं। तो सबसे पहला काम है, जब भी आपको चाहे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना, चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना, चाहे फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ना हो, इसमें जिस भी प्रकार का सब्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है सबसे पहले उसे हमें तैयार करना पड़ता है। जैसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमको इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत है, तो सबसे पहला काम यही होगा, फर्स्ट कह सकते हैं कि हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमें सबसे पहले अगर प्राप्त करना है किसी भी तरीके से, तो आप फॉर्मेशन कीजिए इलेक्ट्रोफाइल, यानी जनरेट कीजिए, उत्पन्न कीजिए। उत्पन्न किससे करेंगे, जिससे दिया गया हो क्रिया करने के लिए। यदि उसमें है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर पाएगा, अन्यथा नहीं। तो पहले आप लिखेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले आप जनरेट कीजिए इलेक्ट्रोफाइल को, तभी काम आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की ही जरूरत है। हम बाद में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट करें कोई मतलब नहीं, सबसे पहला काम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। अच्छा, दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमने लिखा इंटरमीडिएट, मतलब जब रिएक्शन होता है तो इंटरमीडिएट कहीं न कहीं जरूर बनता है, और इंटरमीडिएट हो सकता है फिर रेडिकल के रूप में बन जाए, हो सकता है कार्बोएनियन के रूप में बने, लेकिन हमें यहाँ क्या तैयार करना है,
कार्बोकैटायन। अच्छा, बनेगा भी कार्बोकैटायन। स्टेप में देखा गया है कि कार्बोकैटायन पाया ही जाता है, इसलिए लिख दिया गया कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन और वो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के नेचर में काम करेगा। तीसरा हो गया, देखेंगे यहाँ पर तीसरा होगा ये कि अब इसी के प्रारूप में समझिएगा, यदि ये कार्बोकैटायन हमें मिल गया है तो निश्चित हमको फाइनल प्रोडक्ट भी चाहिए। तो जब तक कार्बोकैटायन अपने कह सकते हैं न्यूट्रल फॉर्म में नहीं आएगा तब तक हमें मेजर प्रोडक्ट नहीं प्राप्त हो सकता है। मेजर प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए इंटरमीडिएट को खत्म होना होगा, और जब इंटरमीडिएट खत्म होगा तभी जाकर के हमें मेजर कंपाउंड, मेजर प्रोडक्ट या माइनर प्रोडक्ट तभी जाकर के मिलता है। इसीलिए जो तीसरा स्टेप होता है उसका नाम होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तीसरा स्टेप है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ऐसा कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन को रिमूव कीजिए एक फाइनल प्रोडक्ट को पाने के लिए। बस इन्हीं तीन चीज़ों के सहारे हम पूरे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जो अभी यहाँ पर लिए थे, वो एग्जांपल यही था। अच्छा, आप चाहें तो तीनों स्टेप का ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं उस पर और हम हर स्टेप का प्रयोग करेंगे। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, हम बताते रहेंगे बीच बीच में किस स्टेप का हम फॉलो कर रहे हैं। पहला स्टेप फॉलो वही होगा, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। तो पहले हम उस एग्जाम्पल को बता दें जिसे हम बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल आपका नाइट्रेशन रहेगा। जैसे ये बेंजीन हो गया, यहाँ पर आप HNO3 लेते हैं और प्लस H2SO4 लेते हैं। अच्छा, ये दोनों ही जो होंगे वो कंसंट्रेट नेचर में होंगे और मेजर कंपाउंड जा करके बनेगा ये यहाँ पर NO2 और प्लस H2O। हमें इसी को प्राप्त करना है, जो कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यही होता है। कैसे कैसे, अब एक एक स्टेप का फॉलो करेंगे। पहले स्टेप में हम स्टेप नंबर जो फर्स्ट आपको बताया गया है, इसमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हमें सबसे पहले यही करना है कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। आप देख सकते हैं पिछले वाले भाग में हमने दिया है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे करेंगे, अभी कुछ क्षण पहले। चलिए देखते हैं पहले कैसे इसे प्राप्त करेंगे। उसके लिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो बेंजीन दिखाई दे रहा है, अभी बेंजीन को टच नहीं करेंगे, बस इस पर चर्चा करेंगे। इस HNO3 और H2SO4 में ये दोनों, एक बेस होगा एक एसिड का काम करेगा। बड़े रोचक कह सकते हैं स्टेप होने वाला है ये। पहले देखेंगे इस HNO3 या H2SO4 को, ये आप ऐसे लिख सकते हैं HO3 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड SO सिंगल बॉन्ड H। अच्छा, ये इतना जो आपको दिखाई दे रहा है, तोड़ फोड़ हमने मचाया है, ये वास्तव में H2SO4 है, H2SO4 है। और इस H2SO4 के साथ हमने क्रिया करवाया है HNO3 का, H है, O है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये NO2 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे HNO3 हो गया। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के अपेक्षा अधिक है ऑक्सीजन के पास, तो इलेक्ट्रॉन खींचे हुए चले जाएंगे इसके पास, ऑक्सीजन के पास जैसे ही पहुंचेंगे तो इस हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव आने से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो जो दूसरा समूह आपका HNO3 का दिखाई दे रहा है, इस HNO3 में O के पास इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी अधिक होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी अधिक होती है
वो इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करता है। यहाँ पर डेंसिटी अधिक है इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करेगा। यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच करके ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है। तो अब करेगा क्या, ये हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों को भेजेगा ताकि इसके जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गए हैं ये भी सर्टिफाइड हो जाए। तो इसी को सर्टिफाइड करने के लिए ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन एक बात का ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे तो देता है लेकिन इसको अपने में मिला लेता है और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव नेचर में होता है। यानी ऐसे कह सकते हैं ये तैयार हुआ है। यहाँ पर O के साथ क्या था, लोन पेयर, डबल लोन पेयर था। एक लोन पेयर इसने हाइड्रोजन को दे दिया लेकिन हाइड्रोजन जुड़ता है यहाँ पर, ये अपने पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, ये अपने आवेश को कभी छोड़ेगा नहीं। इसी बात को ध्यान में रखेंगे, ये अपने आवेश को कभी नहीं छोड़ता है। पॉजिटिव नेचर में था, वो पॉजिटिव नेचर लेकर के ही जुड़ेगा यहाँ पर, भले ही ऑक्सीजन के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को डाइजेस्ट कर लिया हो। यहाँ पर वही हुआ है कि हाइड्रोजन को जो इलेक्ट्रॉन दिया गया वो डाइजेस्ट हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन डाइजेस्ट हो गया। लेकिन जो ये हाइड्रोजन आया हुआ है अपने पॉजिटिव को लेकर के वो बिल्कुल ऑक्सीजन के साथ ऐसे ही जुड़ा रहेगा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसान है, आप अब इलेक्ट्रोफाइल तैयार करने जा रहे हो, हम इसी को ए कह सकते हैं और इसको आप बी कह दीजिए, समझने के लिए बात की कोई बात नहीं है। यहाँ पर ओ हो गया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और इसके साथ जुड़ा हुआ NO2। ध्यान देंगे हम, यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आती है। डीप्रोटोनेशन कर दीजिए या ऐसा करिए कि H2O ये जल बनने लायक है। और जल कब बनेगा, जब यही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा हाइड्रोजन के पास। यानी अब ये पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन जब आएगा इसके पास तो नेगेटिव आएगा और जैसे ही नेगेटिव आता है ये गाइज ये बना देता है NO2 और ये बनेगा पॉजिटिव और प्लस हो जाएगा ये H2O। हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करना है। देखिए इलेक्ट्रोफाइल बहुत ही आसानी से तैयार हुआ, ये दोनों आपस में क्रिया की, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर यही इतना करना था पहले स्टेप में, किसी भी तरीके से हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, अगर मिल जाता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ आपने देखा क्या, इस H2SO4 को HO3 सिंगल बॉन्ड SOH कर दिया। ऑक्सीजन की नेगेटिविटी अधिक है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है और यहाँ पर जो HNO3 का ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को देता है। हाइड्रोजन जैसे इलेक्ट्रॉन को पाता है वो इस इलेक्ट्रॉन को डाइजेस्ट कर लेगा, यहाँ पर देख रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, और H को लेकर के आएगा। अब वो H2O बनने लायक हो गया, लेकिन तभी बनेगा जब इसका हाइड्रोजन भी डाइजेस्ट होगा। अभी देखिए पहले तो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन डाइजेस्ट हुए, अब ये बॉन्ड तोड़ने के लिए नेगेटिव आयन डाइजेस्ट होंगे और यहाँ पर डाइजेस्ट हुए, बन गया ये H2O और हमें जो चाहिए था इलेक्ट्रोफाइल वो हमें मिल गया। अच्छा, अब इलेक्ट्रोफाइल मिलने के बाद दूसरा स्टेप हमने क्या बताया है उसको भी ध्यान में रखेंगे। दूसरे स्टेप में यही इलेक्ट्रोफाइल अब अटैक करने वाला है बेंजीन से, जिसका हम जिक्र किया है पिछले में, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेंगे इस नाइट्रो ग्रुप के साथ, नाइट्रो ग्रुप के कारण तैयार भी होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे स्टेप अगर हम लें, स्टेप सेकेंड लेते हैं, स्टेप सेकेंड में आपको बताया गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेंगे, कैसे करेंगे इसे ध्यान दीजिए। तो कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के लिए पहले बेंजीन को बिल्कुल बनाएंगे ओपनली फॉर्म में, जैसे ये है, यहाँ पर ये हो गया। हम
इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को दिखा देते हैं। इसलिए पीछे नहीं दिखा रहे, सुविधा की दृष्टि से सभी के पास हाइड्रोजन है ऐसा नहीं है, इन्हीं दोनों के पास हाइड्रोजन है बाकी ये 4 बेकार है, नहीं, चारों के पास भी हाइड्रोजन है, जैसे इन दोनों के पास हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर आप अटैक करवाने वाले हैं NO2 का, NO2 पॉजिटिव का, यह इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल तभी अटैक करेगा जब यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जो डबल बॉन्ड है ये देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तभी जा करके ये NO2 जुड़ पाएगा। अच्छा, बड़ी बात तो ये है, ये दोनों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ही कार्बन कार्बन है। और इसके पहले आपने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखा था। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब हो गया कि एक प्रकार का ये कह सकते हैं कि टेम्पोररी इफेक्ट होता है ये। अब दोनों ही जब कार्बन है, दोनों की नेगेटिविटी समान है और दोनों डबल बॉन्डेड हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ब्रेकेशन किसी भी दिशा में हो सकता है। जिस भी दिशा में होगा एक पॉजिटिव बनाएगा और एक नेगेटिव बनाएगा। तो यहाँ पर यदि बॉन्ड ब्रेक करें, बॉन्ड ब्रेक करने में या आप ऐसे कर सकते हैं, ये इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से करते हैं तो इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। और जैसे ही इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, हम कर देते हैं आगे, इसी का सहारा लेंगे, यहाँ पर, यहाँ हमने लगाया डबल बॉन्ड और यहाँ पर लगाया है और इस पर हमने दिखाया है हाइड्रोजन। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कुछ ऐसे ही कर सकते हैं, ये जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस पर नेगेटिव आएगा और इस नेगेटिव के साथ NO2 जुड़ जाता है। NO2 यहाँ पर जुड़ेगा और NO2 जैसे जुड़ेगा ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पर हमने दिखाया है ये जिस पर लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, यहाँ नेगेटिव तैयार हुआ था, जैसे ये हुआ डबल बॉन्ड टूटा था तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव के साथ भी हाइड्रोजन था, इस नेगेटिव के साथ भी हाइड्रोजन था। जब यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो आने वाला जो नाइट्रो समूह है वो आकर के जुड़ जाता है और जुड़ेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी बातें बढ़ जाती हैं, थोड़ी सी बातें ये बढ़ जाती हैं यहाँ पर कि जब NO2 ग्रुप जुड़ जाता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है। और आप रेजोनेंस की घटना के बारे में खूब अच्छे से जानते हैं। रेजोनेंस की घटना होती कब? जब डबल बॉन्ड से पहले सिंगल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, कोई पॉजिटिव चार्ज हो, कोई नेगेटिव चार्ज हो, तो एक अच्छा रेजोनेंस रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब इसमें रेजोनेंस की घटना पाई जाएगी। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इधर, बनाएंगे इसको डबल बॉन्ड, चार्ज यहाँ पर आएगा, चार्ज यहाँ पर आएगा, फिर ये बॉन्ड इधर टूटेगा, टूट करके फिर इसको डबल बॉन्ड करेगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ आ गया फिर टूटेगा, फिर जा करके मतलब पुनर्अवस्था यही बनेगी इसकी जा करके। आप रेजोनेंस की टॉपिक जरूर देखिएगा कि रेजोनेंस में ये जो पाई इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन होता है फॉर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, ये होता रहता है। ये न्यू बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर न्यू बॉन्ड का मतलब जो पहले एक बॉन्ड था जो गायब हुआ वही फिर से आएगा और आ करके फाइनली यही बनेगा। तो कुल मिलाकर के इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो रेजोनेंस से तय होती है। तो रेजोनेंस के टॉपिक को पिछले ही बार बताया जा चुका है, वहाँ पर जा कर के आप इसको देख सकते हैं। फिर भी इसका हम थोड़ा सा जो रेजोनेंस इसका चलता है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी होती है, ज़रूर उसको दिखाएंगे। जैसे देखेंगे यहीं पर देख लें, यहाँ पर ऐसे ही दिया गया, ये है, यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये NO2 समूह है, यहाँ पर पॉजिटिव है। अच्छा, हाइड्रोजन को लगाएं या ना लगाएं तो भी बात वही होगी। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, थोड़ा लिखने में भी सुविधा होगी। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये बातें वही होगी। यहाँ पर इसी प्रकार से दिया गया, आप NO2 यहाँ पर जोड़ के रखिए,
यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को डाइजेस्ट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज को ये यहाँ पर जाएगा। जैसे ही ये पाई बॉन्ड खिसकेगा तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, और जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये NO2 यहीं जुड़ा रहेगा और डबल बॉन्ड अब यहाँ है। अब यहाँ पर भी देखेंगे डबल बॉन्ड के पहले सिंगल बॉन्ड पर क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये इसे तोड़ करके यहाँ लाएगा, और जैसे ही ये तोड़ करके इसको यहाँ ले करके आएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ पर था, अब इसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पहुँच गया और ये NO2 ही बना रह गया, यहाँ पर NO2 बना रह गया। अब देखेंगे लास्ट स्टेप में क्या होगा। 2 स्टेप तो बिल्कुल क्लियर हैं। ये तीसरे स्टेप में आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, 3 स्टेप तो हो ही गया ये, इसका मतलब घूम घूम करके यहाँ से घूम आया यहाँ पर। आप एक फाइनल स्टेप कर सकते हैं कि यहाँ से ऐसे थोड़ा सा आपको दिखाई दे नीचे, ऐसा ना हो, नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ से घूमता हुआ ऐसे यहाँ पर पहुँचा है। आप इसको इसी प्रकार से भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर NO2 जोड़ सकते हैं। तो ये हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ये इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से घूमते घूमते इस नेचर में आ सकता है, और आप चाहें तो इसको रिंग बना करके भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज ये बरकरार बना हुआ है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित है। तो अब चलते हैं, रेजोनेंस से इसकी स्टेबिलिटी तय होती है। बात वही हमने बताया कि इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक कि NO2 का कह सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट नहीं माना जा सकता है। एक अच्छी कह सकते हैं गैदरिंग इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर है, जो घूम घूम करके इसकी स्टेबिलिटी को तय करता है, तब जा करके ये नाइट्रो कंपाउंड बनता है। अभी नाइट्रो कंपाउंड कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्योंकि इसमें अभी पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसमें से किसी को भी आप अपक्रिया के लिए ले सकते हैं। फिलहाल अब हम जहां प्राप्त किए थे वहीं, ये तो केवल स्टेबिलिटी के लिए आपको समझाने के लिए हमने ऐसा कर दिया। पूर्व में वीडियो दिया जा चुका है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर समझाने के लिए हमने ऐसा बनाया। और ये जानिए कि पॉजिटिव चार्ज कहीं पर भी, रिएक्शन कहीं पर भी हो सकता है। तो बेहतर होगा कि जो हमने शुरुआत में प्राप्त किया उसी को लेकर के फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि जगह का अभाव है, इसको हम ऊपर बनाएंगे। चलिए देखते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है इसका, यानी लास्ट स्टेप है, इसको हम हटा देते हैं। लास्ट स्टेप इसका क्या बनता है, यहाँ तक क्लियर होगा। एक चीज हमने आपको नहीं बताया, बहुत ही रोचक बात थी यहाँ पर, जो बी वाला पार्ट बना हुआ था, ये बी वाला पार्ट, यहाँ पर जो H2SO4 और HNO3 था, यहाँ पर देख रहे हैं ये H2SO4 एक प्रकार का बेस का काम करने लगता है। H2SO4 जो है H पॉजिटिव रिलीज किया था। हाँ, H2SO4 एसिड का काम करता है, और HNO3 से ही जो O के पास जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया था किसी H पॉजिटिव को, मतलब डाइजेस्ट करने के इलेक्ट्रॉनों को, इसलिए HNO3 यहाँ पर बेस का भी काम किया है। इस बात का ख्याल रखें, वो रोचक घटना है। उसे कभी भी HNO3 एसिड के अलावा बेस का काम नहीं करता है। लेकिन इस अपक्रिया में, नाइट्रेशन अपक्रिया में, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये NO2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इधर ऑक्सीजन की ओर, इसलिए वो बेस का कार्य करेगा, और नहीं तो कभी बेस का कार्य नहीं करता है। तो अब जो है इसका लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप में आपको बताया गया था कि लास्ट स्टेप जो है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन।
प्रोटॉन का आप रिमूव करेंगे। और जो ये कार्बोकैटायन बना है इसको हम बना देते हैं। ये जो कार्बोकैटायन बना हुआ है ये NO2 है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है। आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव है। पॉजिटिव के साथ साथ एक बात का और ध्यान देंगे, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव बना हुआ है NO2, चलिए इसको इसी प्रकार रख देते हैं, क्योंकि पूरा रिंग बन करके घूमा था, पॉजिटिव ने अंदर रखा था, लेकिन ठीक है इसको अंदर रख करके रिंग को एच पॉजिटिव को यहाँ पर बाहर दिखा देते हैं, क्योंकि था यहीं पर। तो अब देखेंगे होगा क्या। ये लास्ट स्टेप में यहाँ पर पॉजिटिव है और ये NO2 समूह दिया गया है ये, और वहाँ आपको शुरुआत में मिला था HSO4 नेगेटिव, क्योंकि जब पहले स्टेप में थे तो HSO4 मिला था और NO2 पॉजिटिव करके मिला था ये, और यहीं पर ये आपस में रिएक्शन करके ये पॉजिटिव है ये, और पॉजिटिव के साथ साथ ये हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ, ये आगे चल करके ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो बनेगा ये H2SO4 बन जाएगा, और यहाँ पर यह NO2 जुड़ जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव जो है ये यहाँ से बन करके ऐसे कह सकते हैं, इस प्रकार से हाइड्रोजन इसे छोड़ देगा इस पोजीशन को। तो हाइड्रोजन जब इस पोजीशन को छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, यानी कि इसमें डाइजेस्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसको हम रिंग बना देते हैं और बनेगा ये H2SO4। तो H2SO4 खत्म कहीं पर नहीं हुआ, लास्ट में H2SO4 मिल जाता है, और ये HNO3 जो पहले था ये NO2 के रूप में आकर के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो इस प्रकार से इसका रिएक्शन मैकेनिज्म रहा, और हमें विश्वास है आपको अच्छे समझ में आया होगा। और यदि आपको यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छे समझ में आया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक भी करिएगा, और समझ में अगर अच्छे से आया हो तो तीसरी बात उसको शेयर भी करिएगा। बस आज की क्लास इतना ही, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कुछ अलग लेकर के, जैसे न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और फिरेटिकल, इन तीनों प्रकार के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया गया है। किसी दूसरे रिएक्शन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।